Permutation and combination lecture 2. Let us do a quick recap of lecture 1 first, because lecture 1 and lecture 2 are conceptually very important. अगर आप lecture 1 lecture 2 अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर permutation combination बहुत ही आसान हो जाता है. फिर उसके बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और सीखते जाना है. ठीक है फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने जाना कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है. जेई भी लगभग हर साल पीएनसी से अच्छे से क्वेश्चन पूछती है, और अगर आप सीएस से बीटेक कर रहे हैं तो भी परमुटेशन कॉम्बिनेशन वेरी यूजफुल है आपके लिए, क्योंकि कोडिंग में पीएनसी से बेहतरीन सवाल बनते हैं. ठीक है, और हमने ये भी देखा कि एक्चुअल काउंटिंग से अरेंजमेंट और सिलेक्शन बताना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही टाइम टेकिंग है. तो परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमारे पास ऐसे टूल्स हैं जिनसे हम डिफरेंट थिंग्स की सिलेक्शन और अरेंजमेंट के बारे में काफी कम समय में बता सकते हैं. तो अगर हमारे पास n डिफरेंट थिंग्स हैं, A1, A2, A3, A4 अप टू AN, और उनमें से हमें R थिंग्स के सिलेक्शंस के बारे में बताना है, कितने वे से सिलेक्ट कर सकते हैं और कितने वे से अरेंज कर सकते हैं. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे. द फर्स्ट प्रोसेस इज सिलेक्शन. क्योंकि अगर मान लीजिए कुछ बुक्स हमें अरेंज करने हैं लाइब्रेरी में, तो सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूंगा. फिजिक्स के बुक्स अलग, मैथ्स के अलग, केमिस्ट्री के अलग, तब उन्हें देखूंगा मैं कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं. तो सबसे पहले मेरा काम है कि एनसीआर वेज से उन्हें सेलेक्ट करना, वेयर एन इज डिफरेंट थिंग्स एंड आर इज द नंबर ऑफ थिंग्स विच आर सेलेक्टेड. और सेकेंड है अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्टेड थिंग्स. जब हमने सिलेक्ट कर लिया थिंग्स को, अब उन्हें आरपीआर से अरेंज कर सकते हैं, विच इज आर फैक्टोरियल. तो हमने एनसीआर इंटू आर फैक्टोरियल पिछले लेक्चर में देखा. Now third point is multiplication and addition principle. This is very important point. This is the soul of this chapter. We will discuss it about later. But first, let us solve the question which were given in lecture 1. Question number 1. How many 5-digit numbers can be formed from 0, 1, 2, 3, 4, 5? 6 डिजिट्स हैं 0 से 5 तक. 5 डिजिट के नंबर हमें बनाने हैं. ए, रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो दो केसेस हम बनाएंगे, व्हेन 0 नॉट टेकन एंड 0 इंक्लूडेड. क्यों दो केस बनाना पड़े हमें? क्योंकि 0 अगर फर्स्ट प्लेस पर जब आ जाता है तो वो 5 डिजिट का नहीं रह जाएगा, वो 4 डिजिट नंबर बन जाएगा. ठीक है, तो हमें दो केसेस बनाने होंगे. एक 0 नॉट टेकन. ठीक है, जब 0 नॉट टेकन हुआ तो हमारे पास डिजिट कौन से बचे? 1, 2, 3, 4, 5 डिजिट बचे. और 5 डिजिट को अरेंज करने के डिफरेंट वेज कितने हुए? 5 फैक्टोरियल विच इज 120. आप लॉजिक से भी अगर देखें तो 5 डिजिट्स हैं और 5 प्लेस हैं. 5 प्लेस को फिल करना है, ऐसे कि रिपीटेशन नॉट अलाउड. फर्स्ट प्लेस पर कितने ऑप्शन हुए? 5. 1, 2, 3, 4, 5 में से कोई भी आ जाए. सेकेंड पर 4 ऑप्शन हुए, क्योंकि जो नंबर आ चुका है फर्स्ट पर वो नहीं आएगा, क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड है. तो यहाँ पर 4 ऑप्शन. वैसे थर्ड पर 3 ऑप्शन, सेकेंड पर 2 ऑप्शन, और लास्ट में जो बचा वो आ जाएगा. तो 5 फैक्टोरियल से हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 120 तरीके होंगे. सेकेंड व्हेन 0 इंक्लूडेड, तो 5 डिजिट में एक तो हमारा 0 आ गया, 4 और डिजिट चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5 नंबर से 4 नंबर को हमें सिलेक्ट करना है. तो 5C4 से 5 में से 4 को सिलेक्ट किया हमने. अब देखिए 5 डिजिट का है हमारा और 0 इंक्लूडेड है. तो फर्स्ट प्लेस पर हम 0 नहीं दे सकते, क्योंकि 0 देते ही ये 4 डिजिट नंबर बन जाएगा और हमें बनाना है 5 डिजिट नंबर. तो फर्स्ट प्लेस पर 4 ऑप्शन हुए हमें भरने के, जो कि इनमें से सिलेक्ट होकर आए हुए हैं. मान लीजिए 1, 2, 3, 4 सिलेक्ट किया हमने, तो 4 ऑप्शन हुए हमारे पास फर्स्ट प्लेस को भरने के लिए. अब सेकेंड पर कितने ऑप्शन हुए? सेकेंड पर 0 आ सकता है, और इनमें से जो आया वो नहीं आएगा. तो मान लीजिए अगर 3 आ गया यहाँ पर, तो हमारे पास 0, 1, 2, 4 4 ऑप्शन अभी भी हैं सेकेंड प्लेस पर भरने के लिए. तो सेकेंड पर कितने आएंगे? 4 वेज. थर्ड पर 3 वेज, 2 वेज एंड 1 वेज. सो दिस इज 4 इंटू 4 फैक्टोरियल. ऐसा इसलिए हो क्योंकि ये 0 है, फर्स्ट पर 0 नहीं हो सकता, इसलिए 4 तरीका आया. अब उसके बाद से 4 फैक्टोरियल आ गया.
ठीक है। ऑप्शन बी व्हेन रिपीटेशन अलाउड, तो इसमें भी 2 केस लेंगे, व्हेन जीरो नॉट टेकन। अब जीरो नहीं है तो हमारे पास 5 नंबर है, 1 2 3 4 5। फर्स्ट ऑप्शन पर, फर्स्ट प्लेस पर कितने ऑप्शन है भरने के लिए? 5, पांचों में से कोई भी हम लिख सकते हैं यहाँ पर। सेकेंड पर भी 5 ऑप्शन है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 आ चुका है नंबर तो 2 यहाँ पर भी आ सकता है। 5 ऑप्शन है, पांचों में से कोई भी मैं भर सकता हूँ यहाँ पर। थर्ड पर भी 5 ऑप्शन है, फोर्थ पर भी 5 ऑप्शन है, फिफ्थ पर भी 5 ऑप्शन है, दैट इज 5 पावर 5। केस 2 व्हेन जीरो इंक्लूडेड। अब जीरो इंक्लूड होगा, एक नंबर तो मेरा जीरो हो गया, 1 डिजिट, 4 डिजिट और चाहिए और हमारे पास 5 डिजिट्स हैं। 5C4 से मैंने 4 डिजिट को सिलेक्ट किया, ठीक है। अब इन्हें अरेंज करना है यहाँ पर, तो फर्स्ट प्लेस पर कितने ऑप्शन है हमारे पास? 4 ऑप्शन है। जीरो को मैं नहीं लिख सकता क्योंकि ये 4 डिजिट नंबर हो जाएगा। फर्स्ट प्लेस पर 4 ऑप्शन, लॉजिक है, टोटली लॉजिक है ये। सेकेंड प्लेस पर कितने हुए? 5 ऑप्शन। क्यों? क्योंकि जीरो अब आ सकता है और इन चारों में से कोई भी नंबर आ सकता है, रिपीट हो सकता है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है यहाँ पर। थर्ड में भी 5, फोर्थ पर भी 5, फिफ्थ पर भी 5। 5C4, 4 into 5 power 4. This is the answer. Now question number 2. Find the number of ways of selecting 5 members from a committee of 5 men and 2 women. 5 आदमी हैं, 2 औरत हैं, ठीक है। तो उनमें से 5 लोगों को चुनना है। ऑप्शन ये क्या बोल रहा है कि women's are always included. women's included हैं, 2 women's हैं। 2C2 से 2 औरतों को मैंने चुन लिया, बचे कितने लोग? 3 लोग। 5 मेन में से 3 मेन को मैंने चुन लिया, तो 5C3 into 2C2 which is equals to 5C3. ऑप्शन बी ओनली 1 वुमन इज इंक्लूडेड, एक वुमन को इंक्लूड करना है। 2 वुमेन्स हैं, 2C1 से एक को इंक्लूड किया और 5C4 में से 5 आदमी को इंक्लूड किया ताकि टोटल 5 लोग हो जाएं। ऑप्शन सी 1 पार्टिकुलर मैन एंड 1 पार्टिकुलर वुमन आर नॉट सिलेक्टेड, एक खास व्यक्ति है और एक खास औरत है जिन्हें हमें सिलेक्ट नहीं करना है। वो मान लीजिए M5 एक खास व्यक्ति हो गया और W2 एक खास औरत होगी जिन्हें सिलेक्ट नहीं करना है। बचे कितने? 4 लोग बचे, एक औरत बची। 5 को सिलेक्ट नहीं करना है तो 5 को सिलेक्ट कर लेंगे हम एक तरीका से, क्योंकि 5 बचे ही हैं। एक ही तरीका है कि सबको ले लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अ फैमिली of 7 members are sitting in a row for a group photo. तो ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है कि ग्रैंडपा इज सीटेड इन द मिडिल। 7 लोग हैं, ग्रैंडपा को बीच में बैठा दिए, बचे कितने लोग? 6 लोग। अब 6 लोग को अरेंज करने के कितने वेज हैं? 6 फैक्टोरियल। सो दिस इज द आंसर। ऑप्शन बी 2 फीमेल मेंबर्स आर सीटेड टुगेदर। 2 फीमेल मेंबर्स कौन सा है? मदर है और डॉटर, 2 फीमेल मेंबर है। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा सीटेड टुगेदर तो हम क्या करेंगे? उन्हें बांध देंगे, एक रस्सी से मान लीजिए उन्हें बांध दिया, एक साथ कर दिया ताकि वो उनके बीच में कोई आ ना सके। तो अब उन्हें एक ही लोग मैं कंसीडर करूंगा, ठीक है। तो अब क्या है कि 5 लोग तो ये हो गए और एक ये 6 लोग हुए टोटल। 6 लोग को अरेंज करने के कितने वेज हो गए? 6 फैक्टोरियल। लेकिन जब मदर और डॉटर हैं उनमें आपस में तो एक्सचेंज हो ही सकता है, तो 2 तरीका और भी होगा। हर 6 फैक्टोरियल में 2 वेज होंगे। ये दोनों वेज को आप देखिए, मदर पहले और डॉटर बाद में है और बाकी सब अरेंजमेंट वही है। लेकिन डॉटर पहले हो जाए, मदर बाद में हो जाए, ये आपस में एक्सचेंज हो जाए, तो 2 तरीका ये हो गया। 6 फैक्टोरियल into 2 इज आंसर। अब हम आराम से मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल और एडिशन प्रिंसिपल समझेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं समझ में आया तो पीएनसी और प्रोबेबिलिटी के लगभग हर सवाल में हम फंसेंगे, ठीक है। हम 2 इवेंट के नंबर ऑफ वेज तो निकाल लेते हैं अलग अलग से, लेकिन कब उन्हें मल्टीप्लाई करना है और कब उन्हें ऐड करना है यही हमेशा डाउट रहता है, ठीक है। तो क्या कहता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, इफ एन इवेंट ए अकर इन m डिफरेंट वेज
another event B occur in n different ways, then total number of different ways of simultaneous occurrence of both events is m into n. दो इवेंट है हमारे पास A और B. A जो है m डिफरेंट वेज से हो रहा है, B जो है n डिफरेंट वेज से हो रहा है. तो अगर A और B दोनों साथ में होंगे तो m इंटू n वेज से होंगे. ठीक है, जब दोनों हों A एंड B तब मल्टीप्लाई करेंगे हम. ठीक है, हैपनिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स इज m प्लस n. उन दोनों इवेंट्स में से कोई एक हो, ठीक है, A आइदर A और B, देन वी एड द नंबर ऑफ वेज m प्लस n. जब जब एंड आएगा A एंड B तब इनटू होता है. जब आइदर A और B आता है तो ऐड होता है. ठीक है, एग्जाम्पल्स इसे समझते हैं हम. There are 16 IITs in India and let each IIT has 20 branches. Then the IIT JEE topper can select the IIT and a branch in how many number of ways. दो इवेंट हुए हमारे पास यहाँ पर. एक इवेंट हुआ कि IIT लेना और दूसरा एक ब्रांच लेना. अब खुद से सोचिए, दो इवेंट में क्या हम कोई एक इवेंट ले लेते हैं तो हमारा पर्पस जो है फुलफिल हो जाएगा क्वेश्चन का. कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी टॉपर होगा तो केवल आईआईटी तो नहीं लेगा, उसमें कोई ना कोई एक ब्रांच भी लेगा. सो आईआईटी एंड अ ब्रांच, सो दिस इज द साइमल्टेनियस अकरेंस ऑफ बोथ द इवेंट्स. सो हियर वी विल मल्टीप्लाई दिस. 16 आईआईटीज में से कोई भी एक आईआईटीज लेने के कितने वेज हुए? 16C1. और 20 ब्रांचेस में से कोई एक ब्रांच लेने के कितने तरीके हुए सिलेक्ट करने के? 20C1. अब हम 16 और 20 को यहाँ पर ऐड करेंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, ये इससे हम डिसाइड करेंगे. ये दोनों इवेंट, क्या दोनों में से कोई एक इवेंट हो जाए तो काम हो जाएगा क्वेश्चन का हमारा? क्या हम केवल आईआईटी लेंगे या फिर क्या केवल ब्रांच लेंगे? नहीं, जो आईआईटी लेगा उसमें कोई ना कोई ब्रांच लेगा. सो दिस इज साइमल्टेनियस अकरेंस. ऑप्शन इवेंट ए एंड इवेंट बी. सो वी विल मल्टीप्लाई दिस 16 into 20. This is 320 ways. ऐसे भी अगर हम देखें कि 16 आईआईटीज हैं, सबके पास 20-20 ब्रांचेज हैं, तो आईआईटी दिल्ली 20 ब्रांच होगा, आईआईटी बॉम्बे में भी 20 ब्रांच, कानपुर में भी 20 ब्रांच. तो सबके पास 20-20 हैं और कितने बार हैं? 16 बार. तो 20-20 को 16 बार हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 320. डेट इज 20 into 16, 320. Now example number 2. There are 16 IITs and 31 NITs in India. Then a student who cleared both JEE Main and Advanced can select an institute in how many ways? अब देखिए यहाँ पर दो इवेंट हुए. एक इवेंट हुआ IITs लेने सिलेक्ट करने का, दूसरा इवेंट हुआ NIT सिलेक्ट करने का. तो 16 IITs में से कोई एक IIT सिलेक्ट करने का 16C1 तरीका होगा और 31 NITs में से कोई एक NIT सिलेक्ट करने का 31C1 होगा, विच इज 16 and 31. अब हमें 16 और 31 को मल्टीप्लाई करना है या ऐड करना है? कैसे पता चलेगा? तो क्या है इसमें कि द स्टूडेंट हु क्लियर बोथ जेईई मेन एडवांस कैन सिलेक्ट एन इंस्टीट्यूट. दोनों ही पास हुआ है तो कोई एक ही इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करेगा, आइदर आईआईटी और एनआईटी. ऐसा तो नहीं हो सकता है कि एनआईटी भी लेगा और आईआईटी भी होगा. आइदर दिस और दिस, या तो एनआईटी लेगा या तो आईआईटी लेगा. तो ऐड करेंगे यहाँ पर, तो उसके पास कितने वेज हो गए? 6 + 7 and 3 47. 47 चॉइसेस होंगे उसके पास सेलेक्ट करने के इंस्टीट्यूट. ठीक है, लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन. A college offers 6 courses in the evening and 4 in the morning. The possible number of choices with the student. एक कॉलेज है, 6 कोर्स इवनिंग में दे रहा है और 4 कोर्स मॉर्निंग में दे रहा है. अब उसके पास देखिए क्या है. इफ यू वांट्स टू स्टडी 1 कोर्स इन द मॉर्निंग एंड 1 इन द इवनिंग. एक मॉर्निंग में भी एक कोर्स करना चाहता है और एक इवनिंग में भी.
एंड 2 कोर्सेज लेने हैं उसे, तो एक कोर्सेज इवनिंग में लेने के कितने तरीके होंगे? 6C1। और मॉर्निंग में एक कोर्स लेने का क्या तरीका होगा? 4C1। अब इन्हें मल्टीप्लाई हमें करना है। क्यों? क्योंकि उसे मॉर्निंग में भी एक कोर्स लेना है और एक कोर्स इवनिंग में भी लेना है। 24 वेज होंगे, 24 वेज से वो सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है। Now second option, if he select exactly one course either in the evening or in the morning, 6 कोर्स इवनिंग में है और 4 कोर्स जो है 4 कोर्स जो है वो मॉर्निंग में है, और उसमें से केवल उसे एक ही सिलेक्ट करना है, एग्जैक्टली वन ऑफ आउट ऑफ 2, देन वी हैव टू ऐड। उसके पास 10 ऑप्शन है, 6 शाम को 4 सुबह, इन 10 में से कोई एक उसे चुनना है। यहाँ पर हमने ऐड किया। नाउ लेट अस टेक अ फेमस क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल एंड एडिशन प्रिंसिपल। देयर आर 3 सिटीज ए बी सी। ए से बी जाने के 3 वेज हैं, फ्लाइट, ट्रेन, बस, और बी से सी जाने के कार, ऑटो। मान लीजिए कि बी से सी फ्लाइट और ट्रेन नहीं जा रही है, मान लेते हैं ए, मान लेते हैं न्यू दिल्ली है, न्यू दिल्ली। बी को मैं वाराणसी मान लेता हूँ, और सी वाराणसी के पास ही एक रामनगर है जहां पर फ्लाइट और ट्रेन नहीं जा सकती। तो ए से बी जाने के 3 वेज हैं, बी से सी जाने के 2 वेज हैं, और ए से डायरेक्ट सी में जा सकता हूं एक तरीके से। तो वो हमसे पूछ रहे हैं अब कि ए से सी जाने के टोटल कितने वेज हुए हमारे पास। ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि मैं ए से बी फ्लाइट से जाऊं, फिर इसके बाद ऑटो ले लूं, ए से बी ट्रेन से जाऊं, फिर कार ले लूं, ए से बी बस से जाऊं, फिर ऑटो ले लूं, या हो सकता है ए से सी में डायरेक्ट कार से चला जाऊं। देयर आर सो मेनी डिफरेंट वेज। आप टोटल वेज लिखकर भी गिन सकते हैं कितने वेज होंगे, लेकिन अब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से हम देखेंगे कैसे हम इसे बनाएंगे। तो ए से बी जाने की 3 वेज है हमारे पास, फ्लाइट, ट्रेन, बस। बी से सी जाने के 2 वेज हैं। अब देखिए, ए से बी और बी से सी साइमल्टेनियस अकरेंस होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं ए से बी केवल जाऊं और बी से सी का वेज ही न लूं और सी तक मैं पहुंच जाऊं। अगर ए से सी मुझे जाना है तो ए से बी के भी रास्ते को लेना होगा और बी से सी के रास्ते को भी लेना होगा, तभी मैं ए से सी जा सकता हूं। सो दिस इज ए से बी एंड दिस, फ्लाइट एंड कार, ट्रेन एंड ऑटो, बस एंड कार। जब जब ऐसा एंड आए, फ्लाइट फिर ऑटो फिर आए एंड आए, तब तब इनटू होगा वहां पर। तो ऐसे 6 वेज हैं जिससे मैं ए से सी जा सकता हूं वाया बी होते हुए। लेकिन एक तरीका और है जिससे मैं ए से सी डायरेक्ट जा सकता हूं। तो टोटल वेज 7 होंगे हमारे पास। अब ये 1 मल्टीप्लाई नहीं होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि या तो आप इन 6 से जाएं या इससे जाएं, और आ जा रहा है यहाँ पर। ठीक है। नाउ इट्स होमवर्क टाइम। देयर आर 5 वेज टू गो फ्रॉम कोटा टू पटना एंड 4 वेज टू गो फ्रॉम पटना टू गोवा। अ मैन which can be Aman if we join this goes from Kota to Goa via Patna and returns back to Kota via Patna. ठीक है। Then we have to find the total possible number of ways we can choose his journey. कितने तरीके से वो जा सकता है, कोटा से पटना, पटना से गोवा, फिर गोवा से पटना, पटना से कोटा। ठीक है। टोटल जर्नी के वेज बताने हैं। B. Find the possible ways he can choose if in departure he does not choose the way through which he has arrived. तो जाते समय जिन जिन रास्तों से वो गया है, लौटते समय उस रास्ते से नहीं लौटेगा, तो कितने तरीके से वो हो सकता जर्नी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉय इज क्लोज्ड इन अ डार्क रूम, देयर आर 4 बल्ब्स से B1, B2, B3, B4 each connected with different switches. Find the number of ways in which he remains in the dark room, he can light the room. डार्क रूम में है टोटल, और 4 बल्ब्स हैं, 4 स्विचेस हैं। तो बताना कितने तरीके से वो अंधेरे रूम में रह सकता है और कितने तरीके से वो रूम को प्रकाशित कर सकता है। ठीक है। थैंक यू।